लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस के साथ व्हाट इज द थिंग, सी पेपर्स वर डिफरेंट, द सेट वर डिफरेंट, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस या कौन से क्वेश्चंस थे वो सब सेम थे, राइट. द सीक्वेंस वाज डिफरेंट, सारा सीक्वेंस चेंज हो गया था. तो व्हाट यू कैन डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस रैंडमली, और आप अपना सीक्वेंस अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लेना, एंड देन वी आर गोइंग टू टैली द क्वेश्चन. दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो कुछ क्वेश्चंस आए थे, अराउंड 10 क्वेश्चन दैट वर बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिलेक्टिंग, या हम देखेंगे कि कौन सा इनमें से जो प्रेपोजिशन या डिटर्मिनर दिया है वो इस ब्लैंक स्पेस को सही फिल इन कर सकता है, राइट. सो फर्स्ट वन, डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर. तो इसका मतलब क्या है, डोंट गो मत जाओ, डैश विंड बाद में तुम्हें, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर का मतलब क्या है, बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट. तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, डोंट गो विद द विंड, विंड के साथ, डोंट गो फॉर द विंड, विंड के लिए, डोंट गो अबाउट द विंड, विंड के बारे में, अबाउट इज व्हाट बारे में, एंड डोंट गो बिटवीन द विंड, विंड के बीच में. क्या सही आंसर हो सकता है? सी दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज अ फिक्स सेंटेंस, दिस इज अ फिक्स फ्रेज जिसका होता है हमेशा डोंट गो विद द विंड, विंड के साथ, हवा के साथ मत बहो, क्योंकि बाद में तुम रियलाइज करोगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. तो अगर विद द आया, तो अगर विंड आया या फ्लो आया, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उनके साथ हमेशा हम यूज करेंगे विद. डोंट गो विद द विंड, डोंट गो विद द फ्लो. फाइन. सो इसका आंसर आपका होना चाहिए था विद. Okay, so this is the answer to the first question. Now let's move on to the second question. Second question जो आपके पेपर में आया था वो था, he has been considered dash honest contestant in the competition. तो honest contestant इसके साथ क्या आना चाहिए, an honest, a honest, the honest या one honest. What should be the answer to this? ठीक है. सी मैनी ऑफ यू कैन से कि एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, इट इज़ नॉट अ वोवेल, राइट. सो हमें इसके साथ अ लगाना चाहिए. ओके, सो अ आना चाहिए, नहीं, बट नहीं आएगा. वाई? सी ऑनेस्ट की जो साउंड है, इट इज गिविंग अस अ वोवेल साउंड. वोवेल क्या होता है, AEIOU. तो वोवेल के साथ वी नो वी ऑलवेज यूज एन, तो इसके साथ है हमारी वोवेल साउंड. दैट इज वाई द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी ए, द आंसर इज गोइंग टू बी एन यूज होगा. द हो नहीं सकता, क्योंकि द किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए, और वन्या होगा नहीं, वन्या applicable, suitable ही नहीं लग रहा, right. So the first question इसका आंसर V, the second question the answer is going to be and. Now let's move on to the third question. These are the questions जो आपके पेपर में आए हैं. You can tally with your papers and then tally your answers as well. The third question, don't read dash the lines, read the lines. Don't read dash the line. अब ये देखो, ये कहावत है जो कि फिक्स होती है हमेशा, राइट. तो अब वैसे अपन एक एक जो आंसर है उसको डिस्कस भी कर लेते हैं. क्या हो सकता है, डोंट रीड इन द लाइन्स, लाइन्स के अंदर मत पढ़ो. डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में मत पढ़ो. डोंट रीड ऑन द लाइन्स, लाइन्स के ऊपर मत पढ़ो. या डोंट रीड बाय द लाइन्स, लाइन के साथ मत पढ़ो. क्या होना चाहिए इसका आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर? डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स. यस, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स इज द राइट आंसर. ये एक कहावत है. डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, बिटवीन द लाइन्स जैसे आपको कुछ गिवन है, और अगर आप उसका जो मीनिंग गिवन है उसके अलावा उन लाइन्स में कुछ हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें, उसका मीनिंग होता है बिटवीन द लाइन्स. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब जो आपको गिवन है उसके अलावा कुछ और आप उस लाइन्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आप उनका कुछ और मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो, राइट. सो द क्वेश्चन इज सेइंग, द पर्सन इज सेइंग यू कि आप लाइन्स का कुछ जो अलग मीनिंग है या हिडन मीनिंग है वो निकालने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे लाइन्स पढ़ लो, right. So this is the question and your right answer is going to be between the lines. All right, let's move on to the next one now. The village possesses dash scenic beauty. ठीक है, scenic beauty मतलब कि वहाँ की जो beauty थी, the scenery that was very good, right. तो some scenic beauty मतलब कुछ scenic beauty, थोड़ी सी scenic beauty थी, तो ये तो हो नहीं सकता. A scenic beauty and scenic beauty, and हो नहीं सकता because S is a consonant, right. This is a consonant, so we cannot use and. The क्या होता है, the हमेशा always remember it's for a specific thing. ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाई करेंगे अपन तभी द यूज़ होगा, वरना द नहीं यूज़ होगा, राइट. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड तो है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो, राइट. तो अ ही होगा हमारा राइट आंसर. द राइट आंसर इज गोइंग टू बी अ सीनिक ब्यूटी. ऑल राइट, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन डैश हिज मिस्टेक्स। तो वो अब आ चुका है बाकी सबको ब्लेम करने के लिए डैश की गलतियों के लिए, तो उसकी गलतियों के लिए, राइट। तो फॉर हिज मिस्टेक्स, इन हिज मिस्टेक उसकी गलतियों के अंदर, ऑन हिज मिस्टेक उसकी गलतियों के अंदर ऊपर, और विद हिज मिस्टेक्स उसकी गलतियों के साथ। तो क्या आना चाहिए इसमें? फॉर हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए वो दूसरों को ब्लेम करने अब आ चुका है, राइट। सो फॉर हिज मिस्टेक्स. Okay, I hope it's clear. Let's move on to the next question that was there in the paper. This is dash unique system of governance where everyone is the government. ठीक है, okay. तो अब ये क्या है? ये unique system, एक नया unique system है जहाँ पे क्या हो, सब ही government है. इस question का मतलब ये. तो what should we fill in? This is an unique system. अब देखो, now you can say कि you क्या होता है अपना? It's a vowel. राइट, तो एन आना चाहिए इसके साथ. क्यों? वाई नहीं आएगा? बिकॉज यूनिक की आवाज देखो क्या होती है. इट्स नॉट, इट इज यू, राइट. य वाला हिंदी में य होता है ना, यू, यूनिक. नाउ यू क्या है, य क्या है हिंदी में? इट्स स्वर, राइट. दैट इज कॉन्स. तो इसकी आवाज वॉवल की नहीं है, इसके साथ होगा. और सम हो नहीं सकता बिकॉज कुछ स्पेसिफिक थोड़ी ना, या कुछ यूनिक थोड़ी ना है, राइट. सो अ यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई विल टेक केयर डैश माई सेल्फ, यू डोंट बॉदर अबाउट मी. अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मैं मेरा ध्यान मैं खुद रख लूंगा, ठीक है. तो ऑफ माई सेल्फ, दिस इज वेरी इजी. सो अब इतने क्वेश्चंस देख के व्हाट कैन वी से, व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर? अभी तक इजी टू मॉडरेट, राइट. देयर इज नथिंग दैट डिफिकल्ट इन इट. ओके, इफ योर लिटिल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट भी इंग्लिश के आपके क्लियर हैं, तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल कि इसके साथ तो फिक्स यही आता है एंड ऑल. ओके, नेक्स्ट वन. 8th question. She is considered dash nightingale of the college for her melodious voice. So she is considered a nightingale of the college. She is considered an nightingale. Some nightingale मतलब कुछ. देखो an तो आ ही नहीं सकता, तो सबसे पहले हम जो options नहीं आ सकते ना, वो हम find out करेंगे. तो an आ नहीं सकता because अगेन द सेम थिंग कॉन्सोनेंट. सम आ नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं होगा. कुछ नाइटेंगल का मतलब क्या होता है? द या अ. अब में क्या आना चाहिए? या तो द आएगा या अ आएगा. यस, द विल बी देयर. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज स्पेसिफिक चीज है, उस कॉलेज की ही नाइटेंगल उसको माना जाता था. स्पेसिफिकली ऑफ दैट कॉलेज ओनली, रैंडमली किसी भी चीज की नहीं, स्पेसिफिकली उसी कॉलेज की नाइटेंगल उसे माना जाता था. तो अ विल नॉट बी द ऑप्शन एंड द नाइटेंगल of the college. All right? Okay. Because यहाँ specify कर दिया, that is why we are going to use the. Next one. The room is a bit dark. Could you please turn dash the light? क्या आना चाहिए? This is extremely easy. CDS के पेपर में question कैसे आ गया? I don't know. See, तो अब dark होगा room, तो what should we do? When the room is dark, we are going to turn on the light, right? So इसका तो straight away answer, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं. We need to turn on the lights, right? Okay, the next one. Don't walk so fast. I can't keep dash with you. Keep in, keep up to या keep up. What should be the answer? Keep up with you. तो साथ में चलना, किसी के साथ साथ बढ़ना, we always use keep up, right? Up to तो मतलब वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रही, right? So up will be the right answer. On हो नहीं सकता, up to नहीं होगा, और in भी नहीं हो सकता है, right? Let's move on to the next one. द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11. द प्रीचर सेड. प्रीचर क्या होता है? प्रीचर जो रिलीजियस मैसेजेस पास ऑन करते हैं, राइट. उपदेशक जिनको हम बोलते हैं, जो रिलीजियस थिंग थॉट्स डिलीवर करते हैं, उनको हम प्रीचर बोलते हैं. तो प्रीचर ने क्या बोला? नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल. अब इसमें द वर्ड इज नॉट अंडरलाइन, बट आपको पूछा था कि अबव, क्वेश्चन वाज दैट कि अबव बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट. और ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्लेस वैल्यू, प्रेपोजिशन या वर्ब. अब क्या होगा? अबव, अप टू, on, in front of. These words, what do they show? They show you the position. कहाँ lie कर रहे हैं? in. तो ये words क्या हो जाएंगे? preposition, because it's showing the position. So this one will be
preposition. Understood? जो भी words आपको किसी चीज की position बताते हैं वो बन जाते हैं हमारे prepositions. ठीक है? preposition किससे बना है? preposition, position show करने वाले words preposition. All right. Okay, next one. The most beautiful. अब इसमें underlined word था most beautiful. The most beautiful 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll. तो most beautiful क्या होना चाहिए? Tell me. Beautiful we know it is an adjective, right? तो adjective क्यों? क्योंकि monkeys हमारे हैं यहाँ पे noun और नाउन की बता रहे हैं ये विशेषता, तो नाउन की जो क्वालिटीज बताएंगे वो बन जाएंगे हमारे एडजेक्टिव, राइट? तो और एडजेक्टिव तो मुझे बताओ कौन सी डिग्री, डू यू ऑल नो अबाउट डिग्री? डिग्री के बारे में तो पता ही होगा सबको, ठीक है? तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, ऑल राइट? सो द आंसर इज एडजेक्टिव. तो यहाँ तक भी वी कैन सी द पेपर इज रियली ईजी. ओके, द नेक्स्ट वन. Alas, he has been defeated. So the word underlined over here is alas. तो alas क्या करता है? sorrow, कंजंक्शन, ठीक है? सॉरो या अनहैप्पी चीज कोई भी होती है तो उस टाइम वी यूज द वर्ड अलास, राइट? तो अब बताना है एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा या कंजंक्शन होगा. कंजंक्शन तो देखो होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, राइट? द वर्ड्स दैट जॉइन टू सेंटेंसेस आर कंजंक्शन, ठीक है? तो कंजंक्शन हो नहीं सकता. एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बता रहा किसी चीज की, राइट? एडवर्ब नहीं हो रहा क्योंकि वो वर्ब की प्लेस में भी यूज नहीं हो रहा, या वर्ब को भी वो वर्ब के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा, राइट? तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि ऑथर यूज करता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, जैसे, और अगर हम उन वर्ड्स को अकेले भी यूज करेंगे ना, किसी फीलिंग और इमोशन को अगर अपन को डिफाइन करना होता है, उन वर्ड्स को बोलते हैं अपन इंटरजेक्शन, ठीक है? जैसे अपन ने इन वर्ड्स को अलग भी बोल दिया तो भी दे विल स्टैंड अलोन. जैसे इफ आई सेड हुर्रे, yippee, right? So I can speak these words alone also. जैसे alas, I can speak it alone. So this will become interjection. Okay? All right. Now answer इसका होगा आपका interjection. The next one. The man who is in the green shift is the chief of the day. तो यहाँ पे underline word था आपका पेपर में who, right? अब who किसकी जगह यूज होगा? देखो noun की जगह ही अपन who लिखते हैं, ठीक है? him, he, her, she, right? तो noun की जगह जो word अपन यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? What do we call them? Relative noun नहीं, pronoun, pronoun. We call them pronoun. So this one is a pronoun, right? अब demonstrative pronoun क्यों नहीं होता? Demonstrative pronoun कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी को कुछ दिखाना. सपोज आई वेंट टू अ शॉप और मैंने बोला गिव मी दिस, ओके, दैट इज लुकिंग गुड, दीज ऑल थिंग्स आर लाइंग डाउन, या कुछ भी. सो दिस, दैट, दीज, दोज, इफ यू यूज दीज वर्ड्स तो बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ दिखाना. ऑल राइट? तो इसलिए दिस इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज अ नॉर्मल प्रोनाउन. ऑल राइट? ओके, द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, he has been living in the jungle for so long and he knows all the animals over there. तो and was the underlined word. अब बताओ ये क्या होगा? and है तो हमें पता है कंजंक्शन तो होगा क्योंकि दो सेंटेंसेस यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं. अब कौन सा कंजंक्शन होगा? सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग? तो अगर यस कोऑर्डिनेटिंग, अगर कंजंक्शन हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होगा दैट दिस वन इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट इज जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, राइट? सो एंड अगर यूज होता है तो कंजंक्शन बिकम्स कोऑर्डिनेटिंग. ओके, वी स्किप्ड वन क्वेश्चन, 16th one, right? They have been driving since early morning. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि किसी चीज़ की क्वालिटी बताई नहीं जा रही है, राइट? नाउन है नहीं, कंपैरिजन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा. तो कभी इफ़ वी गेट कंफ्यूज्ड अबाउट एनी आंसर, सो ट्राई टू फाइंड द ऑड वन आउट. जो नेगेटिव आंसर्स है, गलत आंसर है, उनको पहले फाइंड करने की कोशिश करें, राइट? तो वी नो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, नाउन ये है नहीं, कंपैरिजन यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? Adverb. Sometimes it's possible that we can get stuck in a question, right? कुछ समझ में नहीं आया तो try to find the negative ones first. जो नहीं हो सकते वो पहले find करने की कोशिश करो. Okay, let's move on to the next one. The next question is, this time we woke up to the virus related diseases. तो underlined word था this. अब मुझे बताओ, अभी एक question पहले ही I told you what should be this, what should be that. What is this called? Demonstrative. So the answer straight away हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या होगा? Demonstrated. So we have seen the paper so far. It's looking quite easy as of now, right? अभी तक तो काफ़ी easy है पेपर, easy to moderate ही चल रहा है, nothing that tough. Okay.
So love your neighbor as thyself. अब thyself was the underlined word over here. Thyself का meaning क्या होता है? दाई सेल्फ है ना, बहुत पुराना वर्ड है, लाइक शेक्सपियरियन टाइम का वर्ड है, राइट? तो दाई सेल्फ को यूज करा जाता था यू की जगह, एज यू. तो यू की जगह दाई सेल्फ या योर सेल्फ की जगह दाई सेल्फ, ठीक है? एंड यू वी नो इज व्हाट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन बन जाएगा दाई सेल्फ भी. ओके, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी प्रोनाउन. ये योर सेल्फ की जगह दाई सेल्फ यूज कर लिया गया है. ऑल राइट, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है. रवि वन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन. द अंडरलाइन वर्ड वाज वन. अब बताओ वन क्या होगा? जीतना क्या हो जाता है? वर्ब. इट इज अ वर्ब. अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा या ट्रांजिटिव? दिस इज द मेन क्वेश्चन. सी, इस वर्ब के बाद देयर इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, तो कभी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वी नो वी कॉल इट अ ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? तो सिंस देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ट्रांजिटिव वर्ब. ऑल राइट, द नेक्स्ट वन. There was an exultation in the group. What is the meaning of exultation? इस meaning का word क्या है? Exultation का मतलब होता है happiness, a huge amount of happiness. बहुत ज़्यादा खुशी थी, ठीक है? तो अब बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? What should be the answer? Exultation, खुशी, गम, ये सब क्या होता है? Happiness, sorrow. These all are noun, right? और कौन से टाइप के noun होते हैं? We know it. These are abstract noun. वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, we can just feel. तो खुशी को, एंगर को, हेट्रेड को, लव को, लाइक को, these all feelings we can just feel, we cannot touch or we cannot see with the naked eyes, right? और हम देख नहीं सकते उन्हें. So these are part of our abstract noun. Okay? अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट पार्ट दैट वाज देयर इन द पेपर. ये हमेशा आता है, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, राइट? दैट इज सिनोनिम्स. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स. सो सिनोनिम्स, फर्स्ट वन. द क्वेश्चन, आई गेस देयर इज सम मिस्टेक इन टाइपिंग ओवर हियर. Okay, so this is not having, this is having. So having got excited, she opened the Pandora's box. Excitement में उसने Pandora's box को खोला, which led to a lot of commotion. तो Pandora's box को खोलने से बहुत सारी commotion हो गई. Commotion का meaning क्या होता है? हमारा हल्ला गुल्ला, बहुत सारी disturbance होना. तो पहले तो synonym क्या होता है? कुछ words जिनका meaning same हो. A few words which mean the same, right? So let's discuss the options that were given to you. Uproar. Uproar, we'll discuss about it later. Peace, peace का मतलब क्या होता है? शांति. तो वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया डिस्टर्बेंस का, राइट? तो ये तो हो नहीं सकता. साउंड का मतलब होता है आवाज. आवाज भी नहीं हो सकता इसका मीनिंग, राइट? बिकॉज डिस्टर्बेंस एंड आवाज आर ऑलमोस्ट द सेम. फ्यूरियस का मतलब होना बहुत गुस्सा होना, बहुत एंग्री होना, राइट? या उत्तेजित होना. ओके, सो इवन दिस कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन. तो बचा क्या अपने पास? अप्रोर. सो अगेन वी आर यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी. अगर अप्रोर का मीनिंग नहीं पता तो ट्राई टू फाइंड आउट द नेगेटिव वंस, ठीक है? दूसरे ऑप्शंस हटाने की कोशिश करो, ठीक है? All right, the next one. The inherent danger in the problem is that it would lead to many more problems. Inherent का मतलब क्या होता है? उसके अंदर ही जो चीज हो, right? Which contains in a thing. Okay, so inherent का मतलब अंदर हो गया. तो इसका meaning है the inherent danger, जो इस चीज के अंदर danger है in the problem is that कि वो और problems को लेकर आएगी, ठीक है? तो इसका synonym ढूंढना है. Outward का मतलब क्या होता है? बाहरी. Difficult का मतलब क्या होता है? मुश्किल. हैलो का मतलब होता है, हैलो वो पर्सन होते हैं जो कि हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, ठीक है? और इनबिल्ट, इनबिल्ट व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? मतलब अंदर ही. सो इनहेरेंट भी मतलब इट इज समथिंग दैट इज इनसाइड इट, और इनबिल्ट का मतलब भी अंदर होना. सो योर राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द D1 which is skipped out over here. So D is going to be the synonym for inherent. All right, now let's discuss the 23rd one. The officer was reprimanded by the court for delaying the case. Reprimanded, reprimanded का मतलब क्या होता है? Scolding, गुस्सा करा जाना, ठीक है? डांटना किसी को is reprimanded. ओके, तो फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे आपको हमें दिया हुआ है वो है admonished, ठीक है? नेक्स्ट वन इज appreciated. Appreciated का मतलब क्या होगा?
हाँ, जिसका प्रोत्साहन करा गया है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। प्रेस का मतलब भी क्या होता है, किसी की तारीफ करना, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता। और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है, पर उसका मतलब डांटना या स्कोल्ड करना नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, admonished. Okay, so admonished is going to be the synonym for reprimanded. All right, now let's move on to the next one. Some people think that their strength is perpetual. Perpetual का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, जो चलता ही जाए, which keeps on going. All right, so let's discuss. Temporary बताओ, temporary हो सकता है क्या? Temporary क्या होगा, इसका antonym, ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए चले। कि पावरफुल मतलब शक्तिशाली, क्या जो हमेशा, जो खत्म नहीं हो कभी, उसका मीनिंग पावरफुल हो सकता है, राइट, ठीक है। एवरलास्टिंग, कैन इट बी राइट? एवरलास्टिंग मतलब जो कभी ना खत्म हो। सो बाय सीइंग दीज ऑप्शंस ओनली वी कैन से कि हाँ, दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वंस एक्शंस एग्जेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड। एग्जेम्प्लीफाई का मीनिंग क्या होता है, शो करना, ठीक है, जिससे दिखता है। तो किसी के एक्शन, एक पर्सन के एक्शन से दिखता है क्या, उसका एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज, उसके संस्कार, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू इज डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, ठीक है। सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सिंपैथी गेन करना, वी नो ऑल, दिलासा एंड ऑल, सहानुभूति, राइट। आस्क फॉर मतलब मांगना किसी चीज के लिए। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कुछ दिखाना, कुछ शो करना, राइट। तो विच शुड बी द सिनोनिम, द सिनोनिम शुड बी डेमोन्स्ट्रेट। एग्जेम्प्लीफाई का मतलब भी होता है टू शो, एंड डेमोन्स्ट्रेट का मतलब भी कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ दिखाना, राइट। Okay, let's move on to the next one. The crux of the issue was that there was no evidence to prove the accused guilty of the act. Now crux का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मेन या सेंट्रल फिगर, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी इशू की, उसको बोलते हैं crux, right? तो what should be the right answer to this? पार्ट तो कोई भी पार्ट हो गया, बेसिक पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेंट्रल और द मेन थिंग, राइट। आइडिया भी नहीं होगा, आइडिया का मतलब तो होता है कोई आइडिया देना, राइट। टिप भी नहीं हो सकता। तो कोर का मतलब भी होता है द इम्पॉर्टेंट और द सेंट्रल आइडिया ऑफ समथिंग, राइट। सो कोर इज गोइंग टू बी द सिनोनिम फॉर क्रक्स। Okay, now let's move on to the next question. अभी भी synonyms ही चल रहे हैं. Okay, so the next question over here is, each child develop his or her competency based on the context and the inputs for learning. तो competency का मतलब क्या होता है, we all know, योग्यता, right, skills, ability. Okay, so now let's see the options that are given to us. Capability, thinking का मतलब तो सोच, which is not related to competency at all. Knowledge का मतलब ज्ञान, ideal का मतलब आदर्श, ठीक है, आदर्श। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच या कोई भी ऑप्शन हमें सिनोनिम नहीं लग रहे हैं इसके, एक्सेप्ट केपेबिलिटी। केपेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, योग्यता, राइट, एबिलिटीज। सो दिस वन इज द राइट आंसर टू इट। ओके, ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। नाउ हॉटी का मतलब क्या होता है, हॉटी का मतलब बहुत प्राउडी होता है, ठीक है, वो बहुत प्राउडी है, जिसको सिर्फ अपने अलावा और कोई दिखता ही नहीं, ही जो बाकी सबको बहुत लो कंसिडर करता है। बट ही इज़ वेरी हम्बल, हम्बल मतलब बहुत, हाँ, लाइक जेंटल, ही इज़ क्वाइट जेंटल, ही अपीयर्स टू बी हॉटी बट ही इज़ क्वाइट जेंटल। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद द ऑप्शंस। टफ, हॉटी का मतलब टफ, बताओ, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, व्हाट अबाउट मॉडेस्ट, व्हाट अबाउट मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, विनम्र, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट यू कैन से प्राउडी, ठीक है, जिसको दूसरों की कोई परवाह नहीं, ही इज वेरी हार्श, ही इज वेरी रूड, राइट। सो एंड नॉलेजेबल। सो द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, एरोगेंट, एरोगेंट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब तो विनम्र होता है, ठीक है। हमको हॉटी, हॉटी का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटी, एज आई टोल्ड यू ऑल, प्राउडी, प्राउडी। तो उसका हमें ढूंढना है सिनोनिम। ओके, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। ऑल राइट, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। The 29th question is, the newly appointed secretary is industrious. Industrious का मीनिंग क्या होता है, industrious means hard working,
जो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तो अब इसका अपन को ढूंढना है सिनोनिम। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं विद द B1, नॉलेजेबल, ज्ञानी। इसका सिनोनिम हो सकता है हार्ड वर्किंग का? नहीं हो सकता। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मीनिंग क्या होता है? इट्स इंडोलेंट मीन्स लेजी या आलसी, राइट? तो हार्ड वर्किंग का सिनोनिम हो सकता है लेजी? नहीं हो सकता। इनसिंसियर हो सकता है हार्ड वर्किंग का, जो सिंसियर नहीं है अपने काम की तरफ। तो बचा क्या ऑप्शन अपने पास? diligent. Diligent also means hardworking, sincere. All right? ओके, नेक्स्ट वन। तो अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं किसी के बारे में, तो वी कैन सी कि बाकी सारे ऑप्शंस आर वेरी डिफरेंट एंड वी कैन कैंसल देम आउट, राइट? ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिग्नेंट? बहुत ही एंग्री, एंग्री एटीट्यूड, ठीक है, शोइंग एंगर, क्रोधी बर्ताव। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप अनहैप्पी। तो स्पीकर के इंडिग्नेंट, क्रोधी बर्ताव की वजह से पूरा ग्रुप अनहैप्पी हो गया। तो वी नीड टू फाइंड द सिनोनिम अगेन। ओके, रिसेंटफुल चलो अभी छोड़ो। कॉन्जेनियल का मीनिंग होता है प्लेजेंट, जो कि बहुत अच्छा लगे, राइट? कॉन्जेनियल नहीं होगा, वो तो उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है, इंडिग्नेंट का। अनरूली का मतलब विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है? तो क्रोधी और विदाउट डिसिप्लिन में देयर इज अ डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्टिव। सपोर्टिव तो वो था ही नहीं, तभी तो अनहैप्पी थे सब। तो बचा क्या अपने पास? रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का मीनिंग भी होता है क्रोधी होना, ऑलराइट, एंग्री होना। नेक्स्ट वन, अब है हमारे पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट मीनिंग। ओके, सो द फर्स्ट वन इज his arguments are not valid, people consider it bombastic. bombastic का मीनिंग क्या होता है? bombastic means inflated, जहाँ पे भी कम वर्ड्स यूज करने हो 10 वर्ड्स और ऐड करके बढ़ा चढ़ा के उसको बोलना, राइट? दैट इज कॉल्ड bombastic, inflated, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस। आउटडेटेड का मतलब क्या है? आउट ऑफ फैशन, जो फैशन में नहीं हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा, अब बड़ा चढ़ा के ना बोलना और सीधा सीधा बोलना, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन सी वेरी इजीली विल बी द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, ऑलराइट? बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्बोस, वर्बोस तो होता है इसका सिनोनिम, ठीक है? इसका भी मीनिंग यही होता है, वर्बोस का मीनिंग। तो वर्बोस इज द सिनोनिम एंड नॉट ट्रू मेक्स नो सेंस ओवर हियर, तो यहाँ पे इसका नीड ही नहीं है, ऑलराइट? द नेक्स्ट वन, द डिसीजन वॉज एब्सर्ड फॉर मेनी मेंबर्स ऑफ द टीम। तो एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? बकवास, विच इज ऑफ नो यूज। ऐसा कोई चीज जो किसी काम की नहीं हो, उसको हम बोलते हैं एब्सर्ड। सो लेट्स सी द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस। बिजार, बिजार का मीनिंग क्या होता है? बिजार इज द सिनोनिम फॉर एब्सर्ड। बिजार का मीनिंग भी होता है यूजलेस, विच इज ऑफ नो यूज, जो कोई काम का नहीं हो, ऑलराइट? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस वापस सिनोनिम हो गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब काम की चीज या जो सही बोल रहा है, राइट? सो रीजनेबल इज द सिनोनिम, एंटोनिम फॉर दिस। थॉटफुल, थॉटफुल भी हो सकता है, बट रीजनेबल इज अ बेटर वर्ड, ऑलराइट? नेक्स्ट वन, relatives of deceased have been informed about the accident. तो deceased we all know. What do you mean by deceased? deceased मतलब dead, ठीक है, जो कि अभी अलाइव नहीं है, ऑलराइट? तो अब इसका एंटोनिम बताओ, जो कि शायद मैंने बोल ही दिया, राइट? है ना? तो इंजर्ड कैन नॉट बी, मतलब जिसको चोट लगी है। अलाइव फॉर श्योर, डेड का एंटोनिम इज गोइंग टू बी अलाइव ओनली, ऑलराइट? सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन, at last she was able to get some solace as the matter has been resolved amicably. Solace, solace का मीनिंग क्या होता है? पीस, शांति। द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस आर कंफर्ट, जो कि सिनोनिम हो गया, शांति से मैच ही कर रहा है। रिलीफ भी एक तरीके से सिनोनिम ही हो गया, राइट? पनिशमेंट मतलब दंड देना, ठीक है? तो शांति का पनिशमेंट doesn't sound to be that appropriate. Okay, next one, aggravation. aggravation शांति का just opposite होता है। aggravation means किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना और बहुत गुस्से से बोलना, बहुत aggression से बोलना। तो peace and aggression हो गया antonym, right? So aggravation is going to be the right antonym for it. Okay, let's move on to the next one. Your 35th question is, 21st century has turned out to be a century of problems
contrary to the thinking that it would be a better time. तो 21st century काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लेके आई, जबकि हमने सोच के चला था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी, राइट. तो कॉन्ट्ररी मतलब क्या हो गया, जो सोचा था उसका ऑपोजिट हो गया, राइट. सो कॉन्ट्ररी का मीनिंग होता है ऑपोजिट या विपरीत जिसको बोलते हैं. ओके, सो अब विपरीत ऑपोजिट का एंटोनिम क्या होगा? द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी कैन सी हियर वेरी वेल, सिमिलर, राइट. डिफरेंट तो मतलब सेम ही हो गया, राइट. सिनोनिम हो गया एक तरीके से. डाइवर्जेंट का मीनिंग भी होता है, वो भी अलग अलग, डिफरेंट, ऑल राइट. एंड गुड फेथ तो अच्छी फेथ के साथ, ऑल राइट. सो ये मैच नहीं करता यहाँ पे. सो सिमिलर, ऑपोजिट एंड सिमिलर, ऑल राइट. नेक्स्ट वन, the poet said that poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling. Spontaneous का meaning क्या होता है? What is the meaning of spontaneous? जो अचानक हो जाए, right? जो ऐसे ही हो जाए जिसको हम प्लान नहीं करें पहले से, ठीक है? Which occurs just like that without any planning beforehand, all right? तो अब इसका ढूंढना है हमें एंटोनिम. तो बताओ, prepared, alerted, deliberate and well executed. What should be the right one? Prepared, जो बिना किसी तैयारी, बिना किसी प्लानिंग से हो जाए, और prepared मतलब पूरी तैयारी के साथ, right? So the first one is going to be the right antonym. Okay? All right, let's move on to the next one. Language is an instrument for asserting one's identity. Asserting का meaning क्या होता है? शो कास्ट करना, टू शो, टू एक्सप्रेस वंस आइडेंटिटी. तो लैंग्वेज वो टूल है जिससे कि हम अपनी आइडेंटिटी, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव को शो कर सकते हैं, राइट. तो असर्टिव का मीनिंग है टू शो. अब बताओ क्या होगा इसका एंटोनिम? डिक्लेयरिंग भी एक तरीके से शो करना ही हो गया. सपोर्टिंग मतलब किसी को सपोर्ट करना. डिनाइंग, तो शोइंग एंड डिनाइंग, या रिवीलिंग और डिनाइंग, राइट. सो दिस साउंड्स टू बी द राइट एंटोनिम. प्रोपोगेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी प्रपंच को रचना, ठीक है, गलत बातें फैलाना, राइट. सो दिस इज नॉट द राइट वन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. He has been exonerated as he tendered an apology. Exonerated का मतलब क्या होता है? किसी दोष को हटा देना, दोष मुक्त कर देना. तो उसको दोष मुक्त कर दिया गया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीव कर दिया गया था, बिकॉज उसने क्या लिखा? उसने एक अपॉलॉजी, माफ़ी का लेटर लिख दिया, राइट. तो अब इसका एंटोनिम देखना है हमें. ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार देना, ठीक है, या हाँ, पुरस्कार देना ही हो जाएगा. पार्डन का मतलब हो गया माफ़ करना. तो वो तो एक तरीके से इसका सिनोनिम ही हो गया, राइट, इसका एक्सोनरेटेड का. कन्विक्टेड मतलब दोषी घोषित करना, कन्विक्टेड, राइट. तो डोंट यू थिंक सो दिस विल बी द राइट एंटोनिम फॉर इट? एक्सोनरेटेड मतलब अपने दोष से मुक्त करना, एंड कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराना, राइट. सो दिस विल बी द राइट एंटोनिम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटेड? जैसे इन्होंने गलत लिख लिया है, ठीक है. फेलिसिटेटेड, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस? फेलिसिटेटेड, व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज, व्हाट इज द मीनिंग? यस, मेडल्स देना, राइट. तो फैसिलिटेशन मीन्स मेडल्स देना किसी को, या फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना. ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Okay, the next one is persuasion is essential for people to work as a team. Persuasion मतलब होता है encourage करना, किसी को motivate करना, ठीक है. तो motivation is essential, तभी लोग टीम की तरह वर्क कर पाएंगे, right? This is what the sentence is saying. तो बताओ motivation का इनमें से क्या हो सकता है एंटोनिम? Dislike, discouraging. Yes, discouraging is going to be the right antonym. तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा discourage. मोटिवेट करना, encourage करना और discourage करना. All right, the next one. Every habitat, हर habitat की has some distinctive vegetation which defines the ecosystem. अब distinctive का meaning क्या होता है? Distinctive means अलग, specific, uncommon सी चीज़, right? तो अब अपन को क्या करना है? उसका एंटोनिम बोलना है, जो मैंने ऑलमोस्ट आंसर रिवील कर दिया पहले ही. तो यूनिक, यूनिक का भी मतलब क्या होता है? अलग होना, जो कि डिस्टिंक्टिव के जैसा ही हो गया. स्पेशल का भी मीनिंग ऐसा, डिस्टिंक्टिव के बराबर. तो ये दीज टू साउंड टू बी सिनोनिम्स. अनफेमिलियर का भी मीनिंग डिस्टिंक्टिव हम ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो सिनोनिम. तो बच्चा क्या? कॉमन. डिस्टिंक्टिव मीन्स अनकॉमन, राइट, डिफरेंट होना, स्पेशल होना, और कॉमन मीन्स द कॉमन होना, राइट. सो दिस विल बी द राइट एंटोनिम for this. Okay, now let's move on to the next.
नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है, हमें सेंस समझना होता है क्वेश्चंस का कि एक्चुअली व्हाट द पर्सन और व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू स्पीक, और उसके बेसिस पे ही हम सारे ब्लैंक्स भरते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन, ही सेड दैट ही डैश when he lost all his investments in the stock market। तो उसने क्या कर दिया, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स लूज कर दिए स्टॉक मार्केट में, तो अब उसके पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो लेट्स सी द ऑप्शन, ही वॉज ब्रोकन, मतलब वो टूट गया था, ठीक है। ही वॉज ब्रोक, ब्रेक तो आएगा ही नहीं, हैड बीन कोलैप्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वॉज ब्रोक और ब्रोकन में देयर इज अ दीज आर क्लोज ऑप्शंस। तो वॉज ब्रोकन तो मतलब टूट गया था, और जब भी किसी के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो वी यूज द वर्ड ब्रोक। तो ही वॉज ब्रोक। सो बेसिक इंग्लिश की नॉलेज से वी कैन टिक इट, वी कैन मार्क इट करेक्ट दैट यहाँ पे वॉज ब्रोक आएगा। ही सेड दैट ही वॉज ब्रोक, तो वो बैंकरप्ट हो गया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, राइट। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी वॉज ब्रोक। द नेक्स्ट वन, द मैन इन द ब्लैक thought that he was dash selected for the team to play at national level। okay, तो ऑप्शन दिया हुआ है one of the player। now we know that one of के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, तो one of the player नहीं आएगा, players आएगा, ठीक है। तो मैन इन द ब्लैक उसने सोचा कि वो जो प्लेयर्स है उसमें से एक है जो कि सिलेक्ट हो गए हैं, राइट। सो ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स। So one of the players selected for the team to play at the national level. So this one is the right option, okay? And the first is going to be the wrong one. Okay, next one is when she dash her friend after a long period of 2 decades, her throat choked। Now see, we can see over here the entire sentence is in the past tense, right? तो meets तो हो ही नहीं सकता। अब meet का past tense क्या होगा, met। see, there is a printing mistake over here, it should be met, okay। in the paper the option C was met, right। तो मीट वो अपनी दोस्त से मिली तो उसका थ्रोट चोक हो गया, मतलब शी वॉज सो फिल्ड विद इमोशंस कि वो कुछ बोल नहीं पाई, राइट। तो मीट का पास्ट टेंस यहाँ पे हो जाएगा मेट। हैड बीन मीटिंग हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बहुत टाइम बाद मिली, तो मिलती रहती है, हैड बीन मीटिंग हो नहीं सकता, एंड हैज़ मेट भी नहीं होगा, राइट। तो मीट का पास्ट टेंस मेट होगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वन, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज dash than it appears। so the option that fits best over here according to the meaning of the sentences conveys more than it appears। मतलब जो लेडी का पोर्ट्रेट है, जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, वो उसके मीनिंग से ज़्यादा कन्वे करती है, ठीक है। तो उस पोर्ट्रेट से ज़्यादा कुछ मीनिंग्स कन्वे कर रही है वो पेंटिंग, राइट। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी मोर दैन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A biography dash is a person's life history। अब बायोग्राफी क्या होती है, अगर हमारी बेसिक नॉलेज यूज करें, किसी पर्सन की लाइफ के बारे में अगर लिखा जाता है, जैसे बुक्स के आगे भी जैसे लिखा होता है, राइट, इफ यू कैन सी प्रीफेस में। सो किसी की लाइफ के बारे में अगर लिखा जाए तो हम उसे बायोग्राफी बोलते हैं। तो क्या होगा, अबाउट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, दिस इज इट नॉट, is not here। A biography is यहाँ पे आएगा, a biography is dash person's life history is about a person, एक person की life history के बारे में बताएंगे, तो about a person's life history। all right, okay, next one, she told me that she dash her degree by 2023। she told me that, अब देखो sentence is in the past tense में बताया, तो अब देखो will, shall और will, ये तो सारे present के words हैं, right। तो ये तो तीनों options ही incorrect हो गए, तो बचा क्या अपने पास, would। so would will be the right answer, all right। so this was quite easy to guess। next one, the next question is what is the name of the person dash daughter married your cousin last year। जिसकी डॉटर, यहाँ पे बन रहा है possessive केस, राइट। possessive केस आएगा तो who नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही possessive है, राइट। so whose daughter should be the right answer over here। the next one, what is the name of, okay, this one is done, okay। the world is changing dash that rich become richer
and the poor become poorer. तो वर्ल्ड इस तरीके से चेंज हो रहा है जिससे कि रिच तो और रिच बनते जा रहे हैं और पुअर बनते जा रहे हैं. तो थ्रू आ नहीं सकता, इन मैनी वेज नहीं आ सकता क्योंकि एक ही वे बताया, ठीक है. In a way, in such a way. Now the right answer over here is going to be in such a way, because this word that takes such before it, such that. All right. So yeah, such as. तो as या that दिखेगा तो we are going to use such. All right. The next one. Let's discuss the last question for today. Okay. The last or the second last. Okay. Had I been informed beforehand, अगर मुझे पहले ही बता दिया गया होता, I dash to the celebrations. ठीक है. अब देखो ये past का sentence है. All right. Past का sentence, so we can use could या फिर ये. तो देखो अब ये this is in the past participle perfect form. तो इसके साथ the formation becomes would have या could have plus verb का third form. ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो वुड हैव तो है बट देयर इज नो वर्ब का थर्ड फॉर्म ओवर हियर. तो वुड की जगह वी कैन यूज कुड एंड थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो आवर राइट आंसर वुड बी कुड हैव मेड. All right. The next one, the last question for today. Indian perspective of life informs that leading a life of greed dash in happiness. तो Indian perspective की तरफ से अगर हम ये सोचें तो अगर हम ग्रीड के साथ किसी लाइफ को लीड करेंगे तो क्या होगा उससे? विल लीड के साथ हमेशा टू ऐड होता है, राइट? तो शैल बी ऑल्सो यहाँ पे फिट नहीं होता. विल रिजल्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ग्रीड के साथ चलोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक अनहैप्पी लाइफ हमें मिलेगी. सो विल रिजल्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. तो एक सेंटेंस दिया गया था, इट वॉज ब्रोकन इनटू पार्ट्स और हमें अरेंज करना है इन अ राइट सीक्वेंस. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सी, विद इंट्यूशन आप उसका बेस समझो, दैट व्हाट इज द स्टेटमेंट और द सेंटेंस ट्राइंग टू से, और फिर उन पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करो, राइट? सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन दैट इज गिवन टू अस. कंसिडरेशन फॉर अदर्स. क्या सेंटेंस का स्टार्ट इस पार्ट से हो सकता है? कंसिडरेशन फॉर अदर. किस चीज का कंसिडरेशन? दैट इज नॉट मेंशन, राइट? फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फॉर आ गया, इससे स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस? नो, इट कैन नॉट स्टार्ट, राइट? फ्रीडम डज नॉट मीन. नाउ दिस गिव्स द राइट स्टार्ट कि फ्रीडम का मतलब नहीं है, तो इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? आर से स्टार्ट हो रहा होगा. ओके, सो आर से देखो इसमें कौन सा स्टार्ट हो रहा है? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, नो, टू ऑप्शंस आर देयर. सी वाला स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो पहले ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस अपने पास, बचे क्या? सिर्फ ये दोनों ऑप्शन. अब इसमें आर के बाद क्या आ रहा है? पी. तो फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी कंसिडरेशन फॉर अदर्स. इज इट मेकिंग द राइट सेंस? अपॉर्चुनिटी कंसिडरेशन फॉर अदर्स नहीं, बहुत ऑड साउंड हो रहा है. लेट्स सी दिस वन. आर के बाद क्यू. Freedom does not mean the opportunity for self gratification. ठीक है, उसके बाद this sounds right? तो नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं. S for self gratification, उसके बाद or the setting aside of consideration for others. Now this is the right one. ठीक है, तो इससे by eliminating we can say which one is the right option? Your fourth one. Okay, this one is the right option. All right, तो ऐसे ही questions आएंगे and we'll have to try doing. So this was your next question. ये आपके पेपर में भी था. So the ones who are live and the offline, everyone please try to answer this. Of any kind, इससे start कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या of any kind? To freedom or intelligence, to से start कर सकते हैं? नहीं कर सकते अभी. Okay. Domination or compulsion we can start. So domination or compulsion. अब options देख लो R किस किस में, तो ये तो eliminate हो गए, right? Because R से ये दोनों start ही नहीं हो रहे. अब बचे दो option, इसमें से try करते हैं. R के बाद P. So domination or compulsion of any kind सही बैठ रहा है. उसके बाद क्या है? S is a direct hindrance, ये भी सही बैठ रहा है, to freedom and intelligence, right? So A is your right option. पहले ही मिल गया, सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं. All right, let's move on to the next one. The next one is enough potassium. Enough potassium किस में? ठीक है,
बनाना प्रोवाइड्स, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बनाना प्रोवाइड करता है, सो विच वन, Q1, राइट। तो Q से अब देखो आगे पढ़ने की जरूरत है क्या तुम्हें, ऑप्शन सब देखने की जरूरत है, Q से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो अपन यही मान के चलेंगे दैट D1 इज गोइंग टू बी द राइट वन। ओके, सो D1 इज द राइट। उसके बाद देख लेते हैं सब सही बैठ रहा है या नहीं। सो Q के बाद P आ रहा है, सो बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम, अभी तक ठीक है। उसके बाद S and sustained energy from various sugars, fine, it's make a meaningful sentence, it is making a meaningful sentence, तो ये सही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ऑफ ग्रेट ट्रबल, कुछ सेंस नहीं बैठ रहा। दिस इज अ टाइम, ठीक है, दिस इज अ टाइम ले सकते हैं। द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, क्या वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, कुछ नहीं बता रहा। एज वन वायरस थ्रेटन्स, सो दिस इज अ टाइम से वी कैन गिव इट अ गुड स्टार्ट, राइट। तो क्यू से सी जस्ट वन ऑप्शन, सब वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सो अभी क्या लग रहा है पेपर, ये CDS का पेपर है, राइट। क्या लेवल लग रहा है, क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी, राइट। तो ये वाला सही है और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही गए अपने। तो अभी देख लेते हैं वेदर इट्स मेकिंग अ सेंस और नॉट। सो दिस इज अ टाइम, उसके बाद क्या है P ऑफ ग्रेट ट्रबल, फिर है S, तो S कहाँ गया अपना, एज वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम। ये टाइम है बहुत ट्रबल का, क्योंकि एक वायरस पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, उसको थ्रेटन कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, द वंस हु हैव गिवन द पेपर प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, आर ऑफ द ओपिनियन बताओ, आर ऑफ द ओपिनियन नहीं स्टार्ट कर सकते। सम आर्कियोलॉजिस्ट एंड दैट एवरीबडी, अच्छा सम आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपन, क्यू से कर सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन अपने पास है। एंड दैट एवरीबडी से स्टार्ट नहीं कर सकते, दैट हरप्पन से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो स्टार्ट तो क्यू से ही होगा, राइट। क्यू फेवरेट लग रहा है मुझे CDS वालों का, मोस्टली सब क्यू से ही स्टार्ट हो रहे हैं। चलो, सो क्यू के बाद S देख लेते हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूल्स, बताओ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की हरप्पन सोसाइटी के पास रूल नहीं होता, ये बैठ रहा है क्या, सही नहीं बैठ रहा, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सम आर्कियोलॉजिस्ट, P क्या है, आर ऑफ द ओपिनियन, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये ओपिनियन है, सो इतना ही देख के हम बोल रहे हैं कि ये वाला आंसर सही है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, नेक्स्ट में मूव करें। चलो, ओके, यू ऑल आर गोइंग टू टेल कि इसमें किससे स्टार्ट होना चाहिए। Just tell me. In the same locality, marriage within a unit, endogamy refers to या or a group, R से, ठीक है। So endogamy refers to, endogamy का मीनिंग क्या होता है ये बताना चाह रहा है एक्चुअली ये सेंटेंस। refers to what, देखो दो ऑप्शन है अपने पास, या तो RS होगा या RQ होगा, ठीक है। This one should be the right answer, ठीक है। Let's move on to the next one. इसमें बताओ, when steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy। अच्छा बताओ, dominated industrialization, किसने dominate किया industrialization को, नहीं पता, right। so किससे start करेंगे अपन, we are going to start with R, right। so coal was the main source, अब main source किसका होगा, R से एक ही start हो रहा है, right। coal was the main source of energy in the initial stages, फिर उसके बाद P when steam engines, और लास्ट में Q dominated industrialization। समझ आया सबको, clear everyone, ठीक है। so this is going to be the right answer। next वाला देख लेते हैं। फ्रॉम द साइंटिस्ट आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है तो किससे स्टार्ट होगा, व्हाट, हाउ, हमें दिख रहा है, राइट। तो हाउ इम्पॉर्टेंट, इससे ही स्टार्ट होना चाहिए। सो S के हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए, SQ एंड SP, राइट। ओके, SQ देखते हैं पहले। सो हाउ इम्पॉर्टेंट, वेयर इज Q, इज द इंफॉर्मेशन R दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट, राइट। मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कि साइंटिस्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी मीनिंगफुल है। ओके, सो दिस इज मेकिंग द राइट सेंस, सो दिस वन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। तो अभी तक देखो द क्वेश्चंस आर सो इजी, राइट। दिस इज द स्कोरिंग पार्ट। सिर्फ अगर आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आ रहा है, सो यू कैन कनेक्ट ऑल द पार्ट्स, राइट। अभी बताओ इसमें, यू ऑल आर गोइंग टू गेस, बताओ किससे स्टार्ट होगा, क्यू से। अच्छा, क्यू क्या है, ह्यूमंस हैव सफर्ड, ठीक है, दिस कैन गिव अ गुड स्टार्ट। तो क्यू से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, राइट। तो फिर भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सिंस इट्स द एग्जाम पेपर, लेट्स टैली।
एस से भी स्टार्ट हो सकता है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यस एस से भी स्टार्ट हो सकता है. तो सी देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, सिंस द अर्लीस्ट टाइम. क्वेश्चन पेपर में देयर वाज अ कॉमा ओवर हियर, ठीक है, बट फिर भी लेट्स चेक व्हिच इज दिस क्वेश्चन. ओके ठीक है, देयर वाज अ कॉमा ओवर हियर, हाँ ठीक है, सिंस से भी स्टार्ट हो सकता है. सो सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, उसके बाद बताओ क्यू, एस क्यू, humans have suffered, yes this is also meaning, this is also meaningful because s के बाद since the earliest time के बाद कॉमा है तो स्टार्ट इससे ही करना चाहिए, ठीक है. तो since the earliest time humans have suffered, उसके बाद क्या आएगा, आर, फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, एंड लास्ट में ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, ठीक है. पेस्ट से जो सारा डिस्ट्रक्शन और फूड लॉसेस आए उससे ह्यूमंस ने सफर करा, राइट. सो दिस इज मेकिंग अ सेंस ओवर हियर. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C1. लेट्स डिस्कस द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो इस सेट में आया था. द लास्ट बताओ किससे स्टार्ट होगा, मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हो सकता है, नहीं, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर, राइट. तो क्यू से स्टार्ट होगा. क्यू से कितने ऑप्शंस रह गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गए, ठीक है. तो सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद क्या है, एस, वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया. समझ आया सेंस कि सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन्स किसने करे थे इशू, गुप्ता रूलर्स ने. अंडरस्टूड, ओके ग्रेट. उसके बाद जो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो थे इडियम एंड फ्रेजेस के. बी इन एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है ये बता दो मुझे. तो एक्लिप्स इजी वर्ड है. ग्रहण सुना है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, राइट. तो उसका मतलब होता है एक्लिप्स. अब जब एक्लिप्स होता है तो क्या हो जाता है बताओ, सूर्य ग्रहण लगेगा तो क्या हो जाता है, एकदम से थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है, राइट. तो अंधेरा, ब्लैकनेस, डार्कनेस मीन्स डिफीट, ठीक है, हार जाना है ना. तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बीइंग डिफीटेड, ठीक है. सो दिस वाज द फ्रेज दैट वर गिवन टू यू, सो इडियम दैट वाज गिवन. तो इसका आंसर है बीइंग डिफीटेड. द वंस हु आर लाइव प्लीज कीप टैलिंग योर आंसर्स. ओके नेक्स्ट वन, वेज एंड मीन्स, तौर तरीके किस चीज के निकाले जाते हैं, वेन्स एंड मीन्स टेक्निक होता है. मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, वेज एंड मीन्स होता है ये तरीका है कि तुम गोल कुछ अचीव कर पाओ, राइट. सो वेज एंड मीन्स ऑलवेज दीज आर अ फ्यू टेक्निक्स दैट यू आर गोइंग टू यूज टू अचीव समथिंग, ठीक है. सो इसका राइट आंसर था यहाँ पे मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग. ऑल राइट, सो दिस इडियम मीन्स तरीके जिससे कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं. ऑल राइट, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अप इन आर्म्स, आर्म्स का मीनिंग बताओ क्या होगा. एक तो ये होते हैं आर्म्स, और एक बताओ, तुम लोग सब डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, फायर आर्म्स. फायर आर्म्स भी होते हैं ना. तो फायर आर्म्स कब यूज आते हैं, व्हेन देयर इज सम फाइट, जब कुछ, राइट है ना. फाइट से नेगेटिव वर्ड्स और सोचो, सिनोनिम सोचो, एंगर, राइट. तो फिर इसका आंसर बताओ क्या होगा. हैप्पी हो सकता है क्या, सेटिस्फाइड हो सकता है, फाइन हो सकता है, नहीं, एक ही ऑप्शन बचा. क्या ऑप्शन बचा, एंग्री. तो वेरी एंग्री. वॉजंट इट ईजी टू गेस. एक बार जब हम इडियम फ्रेजेस लर्न करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स, ठीक है. चलो नेक्स्ट, बिग टिकट, बड़ा टिकट है भाई, तो कैसा होगा, हाँ वेरी कॉस्टली. तो वी कैन सी बाकी सारे ऑप्शन एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. एक ही ऑप्शन है जो सबसे अलग है, विच यू कैन सी फ्रॉम द इडियम एज वेल. वेरी लेस तो हो नहीं सकता, कुछ बड़ा इतना कम थोड़ी ना हो सकता है, तो ये नहीं होगा. वेरी इजी भी नहीं होगा, नॉट मच भी नहीं होगा, बच्चा क्या, वेरी कॉस्टली. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी पार्ट, ठीक है. चलो 65, अब तुम बताओगे इसका. You all are going to guess. Please guess the answer to this one, everyone. Bolt from the blue. क्या आंसर मार्क करा आप सबने. बोल्ट मतलब एकदम से कुछ आना, समथिंग बोल्टेड आउट. हाँ अच्छा बताओ, ए होगा, बी होगा, एकदम से कुछ आना. प्लान्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेट हो नहीं सकता, हाँ ए हो सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो सडन हो. तो बोल्ट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है तुम्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ सरप्राइजिंग न्यूज एकदम से मिलना, ठीक है. सी नहीं होगा, ए होगा. ऑल राइट, सो ए वॉज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ, इसका मीनिंग सोचो. योर सेल्फ और तुम्हारा लॉ, क्या क्या हो सकता है. अपने खुद के लॉ बनाना.
जो ऑलरेडी कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स पुराने लॉज चले आ रहे हैं उनको तोड़ के खुद के लॉज अपने आप बनाना, राइट? दिस मीन्स यस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बताओ? क्या? बी, डी, क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर फॉर अदर्स। ये तो योरसेल्फ कैसे हो गया? अपने लिए बनाना तो होगा ए, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो नॉर्म्स सेट करे हैं सोसाइटी ने, जो लॉज सेट करे हैं उसकी तरह बिहेव नहीं करना, खुद के अपने अनकन्वेंशनल लॉज बनाना, ठीक है? तो राइट आंसर। अच्छा, सो एग्जाम्पल सर, ऑप्शंस देखो। टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, अपने आप को साफ सुथरा दिखाना। वन सेल्फ लुक अनटाइडी, कौन अपने आप को अनटाइडी दिखाना चाहेगा? राइट, अपनी तरफ से तो अपन बेस्ट रेडी होके ही जाते हैं, ठीक है? तो अब बताओ, एरोगेंट कौन अपने आप को दिखाना चाहेगा? किसी का नेचर ही ऐसा हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कौन चाहेगा कि मैं एरोगेंट लगूं सबके सामने इंटेंशनली? ये हो नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, टू अपीयर ऑन अ स्टेज एज अ बबून, बबून का मतलब क्या होता है? एज अ फूल, एज अ फूलिश पर्सन, एज अ मंकी कह सकता है एक तरीके से। तो कौन चाहेगा वो स्टेज पे खड़े होकर एक फूलिश पर्सन लगे? कोई चाहेगा? तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? ए ऑप्शन होगा कि खुद को दिखाना बहुत नीट एंड क्लीन, तो वो होता है स्पिफ अप। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रन वाइल्ड, पागलों की तरह दौड़ना। रन वाइल्ड क्या हो सकता है इसका आंसर? टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है? टू ट्रीट एनी वन लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर, टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। देखो इसका मीनिंग होता है, इसका आंसर इज गोइंग टू बी D1। इसका मीनिंग है जब कोई बहुत चीज ग्रो करे, है जैसे ग्रास नहीं होती, वीड नहीं होती, प्लांट्स के साथ ग्रो करती है, राइट? तो विदाउट एनी कंट्रोल जब कोई चीज ग्रो करे, दैट थिंग वी कॉल्ड रन वाइल्ड। All right, so this one is the right option. Let's move on to the next one. Wind down, इसका बताइए। Wind down का मतलब होता है जब आपने बहुत काम कर लिया, to relax after, this is a mistake, to relax after a period of activity। तो बहुत सारा काम करके जब हम रिलैक्स करते हैं उसको बोलते हैं wind down, ठीक है? नेक्स्ट में मूव करते हैं आप। मेलो आउट, मेलो आउट का मतलब क्या होता है? किसी और की एंजॉयमेंट को लेकर बुरा फील करना, ये अच्छा ठीक है। टू लाइक और डिसलाइक समवन, मेलो आउट मतलब क्या कह रहा है? वाटरमेलन कब खाते हैं अपन? रिलैक्स हो जाते हैं समर्स में, जब थक हार जाते हैं, जब लेजी फील करते हैं अपन, तब अपन खाते हैं बैठ के वाटरमेलन, ठीक है? तो जब अपन को सुस्ताने का मन कर रहा हो, आलसी अपन फील कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं मेलो आउट, ठीक है? सो इसका आंसर क्या होगा? सी, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच। चलो, दिस इज द C1, ठीक है? सो द राइट आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी C1 इसका सही आंसर था। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब स्पॉटिंग एरर्स थे, एरर्स फाइंड करने हैं। चलो पढ़ो फर्स्ट वन। ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। बताओ कौन से पार्ट में गलत? सिंस आएगा, एब्सोल्युटली राइट। देखो वो फिजिशियन की जॉब कर रहा है कब से? 1990s तक, हैड बीन डूइंग, अभी तक कर रहा है, ठीक है? वो उस टाइम करता था, सिर्फ ये नहीं बोला है, तो क्या आएगा? सिंस 1990 से ही इज डूइंग द जॉब टिल नाउ। ऑलराइट, तो एरर था यहाँ पे आपके सी पार्ट में, ड्यूरिंग की जगह आना चाहिए था सिंस। समझ आया? ठीक है, यस, इसका आंसर होगा पार्ट सी। ओके, लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट वन। इसमें बताओ क्या एरर होगा? ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी दैन टी, या नो एरर? हो सकता है नो एरर भी हो। प्लीज रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एवरीवन। सी, दिस इज अ फिक्स्ड फ्रेज कह सकते हो या कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जिन्होंने ऑलरेडी आंसर ए ही सेड में कैसे एरर आ सकता है? ही सेड में कोई एरर नहीं है। बी में क्या एरर है? देखो बी में एरर नहीं है। द एरर इज इन पार्ट सी। एरर क्या है? प्रेफर के साथ वी ऑलवेज यूज टू, ठीक है? प्रेफर टू, तो ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी टू टी, ठीक है? तो दैन की जगह क्या आना चाहिए? टू। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रेफर यूज करोगे तो उसके साथ प्रेफर टू आएगा। ऑलराइट, सो द एरर वाज इन पार्ट नंबर सी ओवर हियर। चलो नेक्स्ट वन। ऑल दैट में क्या एरर होगा? वो सभी,
वो सभी में क्या एरर हो सकता है? यस, दिस इज अ प्रोवर्ब, नॉर्मली यूज करा जाता है, ये बहुत ऐसे ही यूज करा जाता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी फेमस सेंटेंस। फेमस सेंटेंस को क्या बोलते हैं अपन? प्रोवर्ब, वी कॉल इट अ प्रोवर्ब, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? तो प्रोवर्ब ऐसा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, जो सब ग्लिटर कर रहा है ना, उसको अपन एक कंसिडर करते हैं। तो जब एक कंसिडर कर रहे हैं सभी चमकने वाली चीजों को, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो आर आएगा कि यहाँ पे? नहीं, दिस इज यूज्ड एज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ आया क्या एरर था? ठीक है, सो यहाँ पे आएगा इज इंस्टेड ऑफ आर, सो योर एरर वॉज इन पार्ट नंबर सी। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें बताओ, यू ऑल आर गोइंग टू गेस क्या होगा। इसमें भी there is a fixed rule that is applied. A species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world. A species is considered, species को consider करा जाता है क्या? क्या ended? Considered तो सही है, consider करा जाता है। सी में एरर है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना रिस्क, उसके साथ हमेशा एट यूज होता है। तो एट अ वेरी हाई रिस्क, ठीक है, एट रिस्क, ही वॉज एट रिस्क ऑफ डाइंग, ठीक है। तो हमेशा रिस्क के साथ एट वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे इन गलत है, ही वॉज एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन या जो भी है, राइट। सो दिस इज द मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, द वंस हु आर लाइव, एरर था आपका पार्ट सी में। ओके, मूविंग ऑन टू द, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन इसी पेज पे है। Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fell. बताओ एरर। Now this is a very basic error. ध्यान से देखो, सेंटेंस का टेंस देखो। I am giving a hint. सेंटेंस का टेंस देखो everyone. Is present tense चल रहा है, ध्यान दो। अब देखो आगे देखो, but in rising ये भी चल रहा है, present की rise करना। Every time we fell, fell word क्या है? पास्ट का वर्ड है। हो सकता है क्या एवरी टाइम वी फॉल आएगा? यहाँ पे आना चाहिए फॉल। सो योर एरर वाज इन पार्ट सी, प्लीज टैली एवरीवन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला बताओ। लैंग्वेज इज एन असेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। यस, एब्सोल्युटली राइट। लैंग्वेज के बारे में बात करा है, एक लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके साथ लैंग्वेज के साथ वर्ब भी लगा दी, सिंगुलर इज हमने। अब उसके साथ मोड्स यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोड्स की जगह आना चाहिए था तुम्हारा मोड ऑफ, ठीक है, समझ आया? ठीक है, so the error was in part number B, all of you. The matter, now you all read it by yourself and tell me the error. The matter was being resolved, ठीक है, next, after long deliberation among the members of the team. The matter was been नहीं आता, was been is a wrong word, right? सिर्फ was आएगा। So the error was over here, the matter was resolved हो गया था after long deliberations, बहुत लंबा चलने के बाद among the members of the team, ठीक है। So everyone please tally the error was in part number A. All right, now let's move on to the next one. Care has been taken to ensure the safety and security of the participants in the event. So this question over here, everyone, the ones who have given the paper, इसमें कोई error नहीं है. This is a right sentence, ठीक है, इसमें कोई error नहीं है. So the answer was no error of this question. All right, let's move on to the next one. Indian film industry is considered to be one of the symbol of culture and social life. बताओ इसका आंसर. One of the players, one of the students. तो symbol क्या है? Symbol दिया हुआ है यहाँ पे हमें singular. So one of the symbols होना चाहिए था. ठीक है, बहुत सारे symbols होते हैं, उसमें से एक, one of the symbols. All right. So the error was in part number C, everyone. Is it still true that the Indian economy is dependent on monsoon? क्या ये सच है, अभी तक सच है कि इंडियन इकोनॉमी मॉनसून पे डिपेंडेंट है? बताओ, what should be the error in this?
क्या कुछ गड़बड़ लग रही है इस सेंटेंस में? ठीक लग रहा है कि हाँ ये अभी तक सच है कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है मॉनसून पे, राइट? सो देयर इज नो एरर इन इट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज नो एरर. ठीक है, अब कुछ नहीं, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, और उसमें से चूज करना है कि विच ऑप्शन शुड फिट इन ओवर हियर. सो प्लीज टेल मी द आंसर टू द फर्स्ट वन. क्या आंसर फिल किया था? इट साउंड्स लाइक डैश ग्रेट आइडिया. द ग्रेट आइडिया कोई एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं था, एक अच्छा सा आइडिया था, राइट? और कुछ आइडिया तो हो नहीं सकता. ओके, सो आंसर क्या होगा इसका? इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. ओके, ये CDS का पेपर है, आई मस्ट टेल यू. ठीक है, तो पीपल गेटिंग instantly, नहीं, there is some error over here. People getting instantly excited word यहाँ पे मिस करा गया है. People getting instantly excited was here. ठीक है, so people getting instantly excited when they hear dash phrase. हाँ, एक अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, dash phrase education for peace or the title of a course that calls itself peace education. अब मुझे बताओ क्या आना चाहिए? आना चाहिए. द क्यों आएगा? क्योंकि स्पेसिफिक फ्रेज का नाम दे दिया, राइट? क्या दे दिया? एजुकेशन फॉर पीस. इसी फ्रेज की बात कर रहा है, तो आएगा यहाँ पे द. दैट आ नहीं सकता, कुछ आ नहीं सकता, और यहाँ पे आएगा नहीं बिकॉज स्पेसिफाइड है, राइट? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. About a decade ago, I proposed such dash course in my institute. Such any course, कुछ कोर्स नहीं होगा, कुछ कोर्स नहीं होगा. the course नहीं हो रहा, doesn't sound good. some कुछ नहीं हो सकता, such a course. Okay, so such a course. So इसका आंसर everyone, yes, the right answer was D part. All right, next. The idea of a course to peace education, in peace education, for peace education या on peace education. Course is always on a topic, right? So course on peace education. Okay, so the right answer B नहीं बेटा, D होगा इसका आंसर. course in नहीं होता. अगर कोई मैनेजमेंट या किसी ग्रुप का पार्ट करा गया ना तो कोर्स इन हो सकता है. लाइक कोर्स इन मैनेजमेंट क्या होता है? MBA. ठीक है, MBA इज अ कोर्स इन मैनेजमेंट. बट कोई स्पेसिफाइड कोर्स यहाँ पे दिया गया, इसमें कोर्स ऑन यूज होगा. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई कुडंट फाइंड डैश डिफरेंस. कैसा डिफरेंस? एनी डिफरेंस. आई कुडंट फाइंड एनी डिफरेंस. नेक्स्ट वाला था, नहीं, यहाँ पे कुछ स्किप करा गया है. एनी डिफरेंस. चलो, लेट मी टेल यू द राइट वन. सो द लाइन वाज एज सच. वेयर वर वी? सो आई कुडंट फाइंड एनी डिफरेंस आ गया. उसके बाद देयर वाज अ डैश. दिस इज राइट. डैश इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स. तो वो बता रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं था इंडियन स्टूडेंट्स और उनके काउंटर पार्ट्स में. तो क्या आना चाहिए? इंडियन स्टूडेंट और उनके काउंटर पार्ट्स मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स उनके साथ थे, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था. क्या आएगा बताओ? विद देयर काउंटर पार्ट्स, बिटवीन देयर काउंटर पार्ट्स, अमंग या टू देयर काउंटर पार्ट्स? बिटवीन देयर काउंटर पार्ट्स. जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है ना, तो दिस इज, तो हमेशा बिटवीन लगता है. ऑलराइट, सो इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स के बीच में आएगा बिटवीन. So there was no difference, so there wasn't any difference between the Indian student and their counterparts in the country in the other country on peace. On peace के बाद there is a dash living together. बताओ, इससे connect करो. Let's read the sentence again. Between the Indian students and their counterparts in the other country on peace dash living together. On peace dash living together. So on peace with living together, on peace and living together, on peace because living together, या but on peace and living together. तो there was a topic going on peace और living together का. उस पे जो इंडियन और दूसरे उनके काउंटर पार्ट्स थे, उनके जो व्यूज थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, राइट? सो पीस एंड लिविंग टुगेदर. Let's move on to the next one. It made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass or with for some trees. बताओ, like grass और trees में क्या आएगा?
ग्रास विद ट्रीज। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीख ले तो इसका मतलब ये हो जाता है जैसे ट्रीज के साथ ग्रास रहते हैं ना, तो दिस मीन्स दैट कि ट्रीज के साथ जैसे ग्रास रहते हैं वैसे ही अगर कोई पर्सन कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहना सीख ले तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट इज हैपनिंग। तो ग्रास के साथ ट्रीज या ट्रीज के साथ ग्रास, सो विद आएगा यहाँ पे। The arguments and stances children took demonstrated के बाद there is a word demonstrate क्या करते हैं अपन, क्या आना चाहिए? Demonstrated for, demonstrated but, demonstrated that, ये demonstrate करा, so demonstrated that. अब what they demonstrated, क्या उन्होंने दिखाया? Demonstrated that peace comes from understanding a conflict well. peace आती है एक conflict को अच्छे से समझने से, not necessarily dash solving it. बताओ, by solving it. अब क्या होगा? एक पार्ट तो मैं दे दिया है बिगनिंग, और उसके बाद 4 पार्ट में से ढूंढना है कि इसको कंप्लीट कौन कर सकता है। तो शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब क्या होता है? जब किसी की कोई गलती नहीं हो पर उसको ब्लेम करा जा रहा हो ना, तो उसको बोलते हैं रिसीविंग एंड। ठीक है, बिना किसी गलतियों के भी मुश्किलों का सामना करना। तो अब बताओ क्या होगा? बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। उसके साथ गलत हो रहा है फिर भी वो काफ़ी ऑनेस्ट है। नेक्स्ट, एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो गलत हो रहा है और एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। जब हो रहा है कुछ गलत तो नेक्स्ट स्टेटमेंट शुड बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी वो ऑनेस्ट है। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर? ए वाला है। ठीक है, एंड शी हैज़ बीन प्राउड ऑफ इट। अब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए प्राउड कैसे हो सकती हूँ? राइट, एंड शी वॉज फाइन विद इट। भाई मैं तो फाइन नहीं हो सकती अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा। ठीक है, तो आई थिंक शीला भी नहीं होगी। सो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शन, और पहला वाला ऑप्शन होगा अपना सही। चलो, let's move on to the next one. Alam has no other option. No other option. आगे तुम सब बताओगे। Yes, क्या होगा इसका सही आंसर? कोई और ऑप्शन नहीं है। No other के साथ हमेशा यूज होता है but. कोई और ऑप्शन नहीं है but to do this. You have no other option but to attend the class if you want to pass. ठीक है, वैसे भी पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। तो आलम हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा चैलेंज। ठीक है, सो इसका आंसर बी था। ऑल्दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक है, सबके चार्जेस रिलीव कर दिए। कोई चार्जेस लगाए होंगे उन पे, वो हटा दिए। अब दोष मुक्त तो करा, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा करा था कि दोषी उनको बोला गया था। राइट, एक्विटेड, दे आर अंडर द वॉच ऑफ, पोल नहीं होगा यहाँ पे, पुलिस था। ठीक है, दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, देयर इज नो सस्पिशन इन देम एंड दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड। फ्री तो वो हो नहीं सकते कुछ करने के लिए, वो तो हम भी नहीं है, हमने कुछ कराओ या नहीं कराओ। देयर इज नो सस्पिशन इन देम, सस्पिशन था तभी तो उनको एक बार अरेस्ट करा था। दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, ये भी नहीं हो सकता। तो दे आर स्टिल अंडर द वॉच ऑफ पुलिस। दोष मुक्त तो कर दिया बट अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। Unless you fulfill the essential qualification, जब तक तुम qualification fulfill नहीं करते तब तक क्या? Please read and tell me what should be the right option. Kennel. इसका बताओ, इसका बताओ। Kennel, please answer this one. C, ठीक है, आप सब भी guess करो। C, ठीक है। Unless, जब तक तुम fulfill नहीं करते, देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। You will be called for the interview, मतलब कुछ क्वालिफिकेशंस है और इंटरव्यू देना है। तो जब तक पास तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा भाई, जब पास कर लोगे तभी बुलाएंगे। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। यू शैल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट हो ही नहीं सकता जब तक तुम करोगे। यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बुलाया जाएगा। सो सी वॉज द राइट ऑप्शन टू दिस, ऑल ऑफ यू। येस, वेरी गुड कैनल, राइट, वेरी गुड। येस, सी बिल्कुल सही है। 94th का सी, शुभम, इट्स वेरी राइट। The company's bid for the contract is rejected. कंपनी की बिड जो उसने लगाई थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उसने सारी कंडीशंस फिल कर दी। जब सारी कंडीशन फिल करोगे तो रिजेक्ट क्यों करेंगे? राइट, तो ये हो नहीं सकता। कंपनी फुलफिल्ड द कंडीशन, ये भी नहीं हो सकता। फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, वो गुडविल लिस्ट में थी तो उसको बिड लगाने ही नहीं देते। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, बिड तो लगाने देती बट बाद में रिजेक्ट करी। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि उसके तो डिपॉजिट में जो अकाउंट था वो कम था रिक्वायर्ड से। ठीक है, सो D1 वॉज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ कैनल, डी राइट, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके फाइन।
नेक्स्ट, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो पाया या नहीं सो पाई क्योंकि बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड, भाई थक जाते हैं तो नींद अच्छी आती है, मेरे को तो आती है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, तो ये बोल सकते हो कि मैं नहीं सो पाया जबकि मैं बहुत थका हुआ था। बोल जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो नहीं आती नींद, तो क्या बोलते हैं कि बहुत थका हुआ था तो भी नींद नहीं आई, राइट। सो दिस इज मेकिंग द राइट मीनिंग। सो आई कुड नॉट स्लीप despite being very tired. She married him since his good nature, because of his good nature, because his good nature या because his nature थोड़ा इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज नेचर या इन स्पाइट ऑफ हिज नेचर, मतलब उसके नेचर के बावजूद भी उसने शादी कर ली, ऐसे थोड़ी ना कोई शादी करता है, राइट। तो उसका नेचर अच्छा होगा तभी तो शादी की। सो शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है सबको। आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा या आऊँगी। इन केस यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो। इन केस ऑफ टाइम, ठीक है, कभी टाइम हुआ तो। बिकॉज यू नीड का मतलब क्या होता है, दिस इज इनकम्प्लीट। ऑल्दो यू वॉन्ट, जबकि तुम चाहते हो, क्या होगा, अगर तुम चाहते हो, ए, ठीक है। इन केस यू वॉन्ट, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, second last question, not the last one. If you planned the work well, if you had planned the work well, देखो had planned हो जाता है अपना past perfect का, तो उसके साथ हमेशा याद रखना या तो would या could या और verb की थर्ड फॉर्म ही आएगी। as long as you can't use any external drive, मतलब वो बोल रहा है कंप्यूटर मेरा यूज कर लो, पहले से सेंस पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, पर कोई एक्सटर्नल ड्राइव क्या कर सकता है, वो नहीं यूज कर सकता, तब तक ही तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो। as long as you can't use any, ये तो गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। as long as you used any external device, this is also wrong. as long as you do not use any external device, जब तक तुम कोई बाहरी डिवाइस यूज नहीं कर रहे हो, जैसे पेन ड्राइव, वो बोलेगा भाई मेरे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है मत डालना, ठीक है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल डिवाइस तुम नहीं यूज कर रहे हो, तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द ओनली कंडीशन। सो इसका सही आंसर होगा सी। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया गया होगा, उसके बाद आपको लास्ट सेंटेंस दिया गया है, दैट इज द सिक्स्थ सेंटेंस, और बीच के सेंटेंसेस आपको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। ऑलराइट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन ने प्रोग्रेस करा है साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ। और लास्ट सेंटेंस जो आपको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था व्हाट वाज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल इज नाउ ईजी एंड पॉसिबल, जो कि बहुत डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल लग रहा था, अब वो बहुत ईजी और पॉसिबल लगने लग गया है, राइट। तो अब हमें देखना है कि इनमें से फर्स्ट सेंटेंस अपना कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, पी जो आपको गिवन है वो है ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, वो अब रोड पे है दूसरे प्लैनेट्स को कॉन्कर करने के लिए। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, किसकी बात हो रही है, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। तो दूसरे प्लैनेट से पहले किसी एक प्लैनेट की तो बात होनी चाहिए थी, राइट। तो दिस इज नॉट द राइट वन, इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ विथ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ, नाउ से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब तो उससे पहले क्या है ना, अब नाउ मतलब अभी, तो उससे पहले क्या था। फिर उसके बाद हिथैटो, ही हैड बीन बैकवर्ड, मतलब हिथैटो का मतलब होता है अभी तक। तो हमें ये पता चला है कि अभी तक है तो उसके बाद नाउ आएगा, अभी तक ये था और अब ये हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि आर तो पहले आएगा और आर के बाद डेफिनेटली क्या आना चाहिए आपका, आर के बाद क्यों आना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आर के बाद क्यों आ रहा है। देखो मुझे, हाँ नहीं, इसमें देखो क्यू के बाद आर आ रहा है, अच्छा इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, चलो फाइन। ही हैज़ रीच्ड द मून, वो मून तक पहुंच गया है। तो अब हमें किस में डिसाइड करना है, या तो एस सबसे पहले होना चाहिए या आर सबसे पहले होना चाहिए। आर फर्स्ट आ सकता है क्या, अभी तक वो था, अब वो बैकवर्ड है। तो पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ उसने प्रोग्रेस करी है, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें उसकी प्रोग्रेस शो हो रही है, ठीक है। तो अपना राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैन हैज़ प्रोग्रेस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही हैज़ रीच्ड द मून, उसके बाद क्या आएगा, अभी तक ही हैड बीन बैकवर्ड, वो बैकवर्ड था। फिर क्या हुआ, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज़ डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल, और करा क्या है, ही इज ऑन द रोड टू कॉन्कर अदर प्लैनेट्स, what was difficult and impossible is now easy and possible। समझ आया how we are going to arrange it?
So इसका right answer is going to be your part A, that is SRQP. Okay, let's discuss the second one. Please try to answer this. We drink more water during summers. और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, देर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. हम ज़्यादा पानी पीते हैं गर्मियों में, और लास्ट में बोल रहा है कि डिफरेंट वेरिएशन होती है वेदर में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में. ठीक है, अब बताओ कौन सा होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट हो सकता है, ऑन द अदर हैंड नहीं होगा. बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम विंटर. और लास्ट वाला, वाई डू वी वेयर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड हैवी वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया. अब बताओ किससे स्टार्ट होना चाहिए, बताओ. इट शुड स्टार्ट विद आर. देखते हैं अपन, अरेंज करके देखते हैं. स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग समर इज डिफरेंट फ्रॉम विंटर. उसके बाद बताओ क्या आना चाहिए. ये डिफरेंट है और उसका रीजन या उसका क्वेश्चन ये पूछा है कि वाई डू वी वेयर लाइटर क्लोथ्स इन समर्स और वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स. तो आर एस अरेंज हो रहा है. उसके बाद क्या हो सकता है बताओ. आर एस क्यू, वो हमें दिख गया, एक ही ऑप्शन में है क्यू. अब इसका रीजन दिया है, क्वेश्चन के बाद रीजन, इससे भी देख सकते हो. पहले देखो ये क्वेश्चन है एस, उसके बाद क्वेश्चन के बाद हमेशा उसका आंसर आ रहा है. तो इस क्वेश्चन के बाद बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका आंसर दिया जा रहा है. तो अगर तुम आर स्टार्टिंग भी पता नहीं लगाते तो ऐसे ऑप्शंस देखो जिसमें एस के बाद क्यू आ रहा हो. एस के बाद क्यू कितने ऑप्शंस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आता है, एक ही, राइट. तो व्हाट कैन वी डू, डायरेक्टली वी कैन मार्क दिस एज द राइट आंसर. समझ आया. ठीक है. येस एवरीवन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, योर क्वेश्चन 102 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का, इसका आंसर होगा आपका पार्ट बी. सेंटेंस 1 इज गिवन टू यू एज पॉलिसी लाइक मैनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म. वो बता रहा है कि पॉलिसी बाकी सारे टर्म्स की तरह एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी टर्म है. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है. और लास्ट सेंटेंस में तुम्हें पब्लिक पॉलिसी के बारे में कुछ बोल रहा है. तो पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी, ऐसे काफ़ी सारी पॉलिसीज होंगी, उनके बारे में बताया जा रहा है. ऑलराइट, तो अब इसमें से देखते हैं. देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. अब इसमें कहीं ना कहीं तो रीज़न बताया होगा कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स है. तो देखना लास्ट वाले में क्या है, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स. कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. उसके बाद पेयर करने की कोशिश करो. देखो एक ही ऑप्शन है जो, नहीं, ऑप्शन अपने पास दो हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं. तो एस के बाद आर रख के देखो. It takes different form. A policy may be general or specific, broad or narrow, simple or complex, public or private, written or अनरिटन. तो अब क्या बता रहा है कि इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, और उसके बारे में वो कैसे कैसे फॉर्म ले सकती है उसके बारे में इसमें बता दिया. तो सीक्वेंस बन रहा है तुम्हारा या नहीं बन रहा, बन रहा है. डिफरेंट फॉर्म्स और फिर कैसे फॉर्म्स वो ये यहाँ पे बता रही है. उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या बोला, पब्लिक पॉलिसी के बारे में बोल दिया. अब पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट अ गवर्नमेंट चूजेस एज गाइडेंस फॉर एक्शन. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हो गई वो कौन सी पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी. उसके बाद क्या सीक्वेंस में है, पी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन लॉ. अब वही पब्लिक पॉलिसी के बारे में और बता रहा है. और लास्ट सेंटेंस भी हमारा पब्लिक पॉलिसी के बारे में है. सीक्वेंस हुआ अरेंज, यस, नहीं, इसका आंसर होगा ए. ओके, धोती, धोती तो देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक ओवर है, आई गेस प्रिंटिंग मिस्टेक. चलो, धोती कुर्ता, यहाँ पे धोती कुर्ता लिखा हुआ है. ठीक है, हाँ, कुर्ता यहाँ पे देयर इज अ एरर. ओके, धोती कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट worn बाय मेन इन इंडिया. तो धोती कुर्ता के बारे में बता रहा है, उसके बारे में ही बताया जाएगा इसमें. लास्ट सेंटेंस में गांधी जी के बारे में बताया, क्योंकि हमें पता है गांधी जी भी पहनते थे, राइट. तो गांधी जी यूजुअली वोर अ सिंपल शॉल विद हिज धोती. अब उसके बाद ये सेंटेंसेस दिए हुए तुम्हें. देखो धोती कुर्ता के बारे में स्टार्ट कर रहा है, तो अब कोई ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें धोती कुर्ता के बारे में ही बताया गया हो. बताओ, सर्च करो. पी, पी, इट इज कॉमनली वॉर्न. ठीक है, ये भी ठीक है. और बाकी पढ़ो. अ धोती इज मेड ऑफ होमस्पन खादी. ठीक है, एस भी हो सकता है. धोती क्या है, सबसे पहले तो उसने ये बताया, धोती इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ अराउंड 5 yards लॉन्ग रैप्ड अराउंड द मिडरिफ. मिडरिफ होती है कमर, ठीक है, एंड टक बिटवीन द लेग्स. तो पहले धोती के बारे में बताया, तो किससे है, एस से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद क्या आना चाहिए बताओ, पी, इट इज कॉमनली वॉर्न विद अ लॉन्ग ट्यूनिक. ट्यूनिक क्या होता है, जैसे जो कुर्ता होता है ना लंबा सा, उसको ये बोलते हैं अपन. ठीक है, उसके बाद क्या है,
R. A dhoti is made of homespun khadi. A dhoti made of homespun khadi cloth was द गारमेंट फेवर्ड बाय गांधी जी. फिर गांधी जी की बात हो रही है, तो इसके बाद अपन ये नहीं ले सकते क्योंकि डायरेक्टली गांधी जी की बात हुई, अभी तो धोती के बारे में बताना बाकी है, राइट. तो इसके बाद क्या आया, धोती, देन उसके बाद वापस धोती के बारे में और जो भी कुछ दिया हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे गांधी जी से, राइट. फिर लास्ट में क्या बचा, दिस ही स्टार्टेड वेयरिंग आफ्टर ही अबैंडन्ड हिज वेस्टर्न अटायर ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स. ठीक है, ओके. और उसके बाद लास्ट सेंटेंस हो गया मैच. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी पार्ट. लैंग्वेजेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर कॉज चेंज. अब इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ने इंग्लिश के बारे में सुना है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश. तो इंग्लिश होती है, तो ये सारी चेंज कैसे हो गई. द थिंग इज इंडियन इंग्लिश भी होती है. तो जब इंग्लिश या कोई लैंग्वेज दूसरी जगह में यूज़ होती है, वो क्या होता है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके साथ मिक्स होके नई लैंग्वेज बन जाती है. जैसे अभी आजकल जो अपन यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट एंड ऑल में, वो है इंग्लिश. हमने हिंदी और इंग्लिश सबको मिक्स करके और नई लैंग्वेज और इन्वेंट कर दी, इंग्लिश. ठीक है, तो ऐसे ही सारी लैंग्वेजेस चेंज होती रहती है. तो इस चेंज के बारे में इसमें बताया होगा फॉर श्योर. लास्ट सेंटेंस तुम्हें बोल रहा है, चेंजेस ऑफन अकर फर्स्ट इन इनफॉर्मल एंड कैजुअल लैंग्वेज. ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा सीक्वेंस बैठेगा. बताओ, प्लीज रीड द सेंटेंसेस एंड द वंस हु हैव गिवन एग्जाम प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर. लैंग्वेज के बारे में, हाँ देखो, फर्स्ट सेंटेंस में लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, तो नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है जिसमें लैंग्वेज के बारे में बोला है. लैंग्वेज के बारे में बोला है क्यों में, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट हैज़ बीन लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर इंजन ऑफ चेंज. तो लैंग्वेज चेंज कैसे हो रहा है, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट से. वहाँ की लैंग्वेज, एक जगह की लैंग्वेज कहीं और की लैंग्वेज के साथ मिक्सअप हो गई. अब क्यू से देखो कितने ऑप्शन है अपने पास, या तो क्यू के बाद एस आ सकता है या क्यू के बाद आर आ सकता है. तो क्यू के बाद एस देखते हैं अपन, आर. ठीक है, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट has long been recognized as major engine of change. This gives rise to new hybrid language variety. ठीक है, और एस देख लेते हैं. A historical example is that Danish and English language which led to major shift in vocabulary and grammar of English. अब बताओ which is the right one. सी नहीं, क्यू के बाद आर आएगा या क्यू के बाद एस आएगा. देखो, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट के बारे में बोला है और इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया है किसका, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का ही. तो क्या आना चाहिए क्यू के बाद, हाँ क्यू के बाद एस आना चाहिए. पेयर अप कैसे हो रहा है, यस राइट. तो क्यू के बाद आएगा एस, फिर उसके बाद क्या आएगा, अब एक ही ऑप्शन रह गया अपना, कौन सा होगा, क्यू एस पी एन आर. ऑप्शन बच गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन के बारे में बात करिए. यहाँ पे अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब रूरल एरिया से, ठीक है, विलेजेस से लोग सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं रहने, काम करने, तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं. अब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है बिकॉज रूरल एरिया से पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज. तो अब पहले में अर्बनाइजेशन की बात करी है और लास्ट में सेंसस ऑफ इंडिया में कुछ बताया गया है, उसके बारे में बात करिए. ठीक है, आर से स्टार्ट होगा. ठीक है, ओके बताओ. हाँ, क्योंकि आर वाई, बिकॉज आर में ही अर्बनाइजेशन के बारे में बात करा है, तो स्टार्ट करा अर्बनाइजेशन से, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा, राइट. द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज़. ठीक है, तो अब बताओ, पहले के बाद आर. अब बताओ ऑप्शन कितने बच गए अपने पास, एक ही ऑप्शन है, तो आगे देखने की ज़रूरत है क्या, सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत है नहीं. कौन सा हो गया अपना, क्यू, D1. ठीक है, अब एथिक्स के बारे में बताएं. एथिक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ जो अपनी होती हैं, संस्कार एंड ऑल, ये होता है एथिक्स. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. जो अपने मॉरल्स हैं, राइट क्या है गलत क्या है, वो एथिक्स डिफाइन करते हैं. एंड अल्टीमेट वर्थ ऑफ एक्शंस और थिंग्स. अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, आर. इसमें एथिक्स के बारे में बात करिए, तो एथिक्स के बारे में ही और डिटेल्स बताएगा, राइट. और वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हें, ये. अब आर से क्या, अब ये दोनों तो गए, राइट. बच्चे कितने ऑप्शन, आर के बाद एस और आर के बाद क्यू. अब वो अपन चेक कर लेते हैं क्या होगा. देखो, आर क्या है, एथिक्स इवैल्यूएटेड द रिलेशनशिप, रूल, प्रिंसिपल्स और कोड्स
दैट रिक्वायर और फॉरबिड सर्टेन कंडक्ट। तो एथिक्स हमें बताते हैं ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आर के बाद बताओ क्या आना चाहिए, क्यू या एस? एस क्या है, वैल्यू इज अ मेजर ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग, और क्यू क्या दिया हुआ है, एनवायरमेंटल एथिक्स आस्क। अब देखो, अब एथिक्स बताने के बाद उसने एक और टाइप ऑफ एथिक्स के बारे में बता दिया, तो क्या आना चाहिए? पहले एथिक्स को खत्म करेंगे, फिर वैल्यूज की बात करेंगे, राइट? तो विच इज द राइट ऑप्शन? द फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। Constitution of India introduced on 26 January 1950 laid down certain basic principles and values। तो Constitution of India के बारे में बताया गया यहाँ पे। लास्ट सेंटेंस दिया है, the Constitution guaranteed all citizens equality before the law and equality of opportunity in government employment। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको उसके बारे में बताया। नाउ टेल, रीड द ऑप्शंस एंड टेल मी आंसर बताओ इसका जो आप सबने मार्क करा है। आर से स्टार्ट होगा, क्यों आर से स्टार्ट होगा? आर से दीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड? ये तो कुछ राइट्स के बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल, ऐसा हमने सुना है। क्यू से इंडिया वाज टू बी अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ओके, यस, क्यू से वी कैन स्टार्टेड। अब कितने ऑप्शंस रह गए? एक ही ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट अरेंज करके देख लेते हैं। इसके बाद क्या पी दिया हुआ है, पी देखो, इट इज ऑल्सो, ठीक है, अब देखो, इट इज ऑल्सो टू बी अ फेडरेशन। अब फेडरेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। तो कलेक्शन ऑफ स्टेट्स किस में हो सकता है? इंडिया में ही हो सकता है। तो इससे पहले हम देख सकते हैं इट वॉज ऑल्सो अ फेडरेशन अगर दिया है तो इससे पहले वाले सेंटेंस में इंडिया की बात करी जानी जरूरी थी, क्योंकि इंडिया ही है फेडरेशन, राइट? तो इससे पहले क्यू, इंडिया की बात यहीं पे करी गई है, तो क्यू पी तो फिक्स पेयर था हमारे पास जो होना ही चाहिए था, और वो एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, राइट? ए में ही अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस अंकित, ए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एनविसेजेस का मतलब इमेजिन करता है, दूर की सोचना, क्रिएशन ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो ये क्रिएट करने की सोच रखता है। अब बताओ इसमें आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात हुई है, तो इसमें तो आयुष्मान भारत की बात कर दी, दिस विल ऑल्सो, तो दिस विल क्या, द पॉलिसी एम्स एट। अब क्या बात हो रही है? पहले नेशनल पॉलिसी, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो पॉलिसी क्या करेगी। तो किससे स्टार्ट होना चाहिए अपना सेंटेंस? आर से। आर से कितने ऑप्शन है अपने पास? एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अपना क्या होगा राइट आंसर? यस एवरीवन हुआ लाइव, सी पार्ट। अंडरस्टूड हाउ वी एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शंस? आगे देखने की जरूरत ही नहीं। फिर भी इफ इन एग्जाम यू आर डाउटफुल तो प्लीज अरेंज, बाकी सारे इस सीक्वेंस में अरेंज करके देख लेना इफ इट्स मेकिंग अ मीनिंग और नॉट। चलो लास्ट वन, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजी एंड ऑल के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट अदर्स प्रेफर। अब अदर्स प्रेफर मतलब कुछ लोगों के बारे में बात हो रही होगी और उसमें अदर्स होगा, ऑलराइट। तो अब बताओ इकोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है तो किसमें अपन को फर्स्ट लेना चाहिए? यस, इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एस से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। अब बताओ कितने ऑप्शंस? अच्छा, एस से करेंगे, ओके। और बताओ, और बताओ, एस के बाद पी। अच्छा, व्हाट इज एस? इकोलॉजिकल नहीं, पर ये तो इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स के बारे में, बायोजियोग्राफर्स के बारे में बोल रहा है, बायोजियोग्राफर्स के बारे में। ये इकोलॉजी के बारे में तो नहीं बोल रहा। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में कहाँ बात हुई है? चेक करो। क्यों में मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अब ये 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं और उसके कॉम्बिनेशन से, तो किससे स्टार्ट होगा यहाँ पे? क्यों। एस से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में नहीं बोला है, इसमें बायोजियोग्राफिकर्स के बारे में बोला जो इन सब पे रिसर्च करते हैं, राइट। तो स्टार्ट किससे होगा? क्यू से। क्यू से कितने ऑप्शन है अपने पास? एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। इसके बाद देख लेते हैं आर सही बैठ रहा है या नहीं। तो मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स बट बायोजियोग्राफर्स टेंड टू स्पेशलाइज इन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद चेक करो एस। फिर
पहले तो बायोजियोग्राफर्स के बारे में बोला, फिर इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफर्स के बारे में, और फिर हिस्टोरिकल के बारे में. सो इकोलॉजिकल, देन सम अदर, देन लास्ट में अदर्स. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बना. इन 3 में हम बात कर रहे थे बायोजियोग्राफर्स के बारे में. समझ आया? व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? A1. All right. Now the next thing, the last set of questions जो पेपर में आया था वो था comprehension. Now passage, there was a passage given. Now I'm not going to explain the passage because we all know कि कैसे passage solve करते हैं. So the ones जिन्होंने पेपर दे दिया है, you all need to tally the answer. पहला क्वेश्चन था, why does conventional education make independent thinking extremely difficult? Answer to this was your part number A. It does not encourage disagreement. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, द आंसर टू दिस वाज योर पार्ट नंबर बी, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस. दिस वाज द राइट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था, व्हाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ? तो इसका आंसर था आपका पार्ट नंबर सी, बिकॉज दे सीक कम कॉन्टर्ट, नहीं कम्फर्ट है यहाँ पे. ओके, चलो नेक्स्ट वन. 114. Which word in the passage means bias? Bias का prejudice. This was the right answer to this. Okay, next one. The word uncomprehendingly in passage means without knowing. This was the right answer to this. आप सब अपने आंसर्स टैली करिए प्लीज. Okay, then there was another passage that was given to you. Passage number 2 के questions हैं ये, उसके answers क्या होंगे? See, what distance a good number of trees can cover in reducing noise? तो first इसका answer था, first one 30 meters. Next question, trees can reduce noise only when, इसका answer था, they are planted dense. Okay, all right. नहीं सी पार्ट, डी नहीं सी. ओके, नेक्स्ट वन. सिंगल लेयर ऑफ ट्री इज वर्थलेस एज नॉइस बैरियर. वाई? बिकॉज सिंगल लेयर होगी तो नॉइस पेनिट्रेट कर जाएगी, पार कर जाएगी उसको, तो नॉइस कैन पेनिट्रेट इजीली. ऑल राइट. ओके, द नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेट. हायर द ट्रीज, लोअर द नॉइस. ठीक है, हायर लोअर कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो हायर के बाद लोअर ही आएगा. All right, next one, the last question जो आपके पेपर में था, do shrubs and tall grass reduce noise? बताओ. reduce नहीं करते, they absorb the noise according to the passage, right? So we are done with the paper solution.